सूरज अभी उगना शुरू ही हुआ है। एक शांत गांव में मिट्टी की ईंटों से बने एक छोटे से साधारण से घर पर एक हल्की नारंगी चमक बिखेर रहा है। अंदर हवा ठंडी है और सुबह के पक्षियों की धीमी आवाज से भरी हुई है। 3 बहनें आन्या, रिया और मीरा अपना दिन शुरू करने के लिए जाग रही हैं। उनकी माँ थकी हुई लेकिन प्यारी चूल्हे के पास बैठकर परिवार को चलाने के लिए पतला दलिया बना रही है। चलो रिया, मीरा, उठ जाओ, आज बहुत काम करना है। मैं बहुत थकी हुई हूँ। हाँ न्या, काश हमें हर दिन इतनी मेहनत ना करनी पड़े। लेकिन अगर हम साथ काम करें तो शायद किसी दिन सब बेहतर होगा। बेटा जल्दी उठो, हमें पानी लाना है और खाना बनाना है सूरज चढ़ने से पहले। चिंता मत करो माँ, आज मैं चाय की दुकान पर ज्यादा कमाने की कोशिश करूंगी। हम संभाल लेंगे। मैं जंगल से लकड़ी लाऊंगी, मुश्किल है लेकिन करूंगी। और मैं यहाँ माँ की मदद करूंगी और अपना होमवर्क चुपचाप पूरा करूंगी। तीनों बहनें एक दूसरे को देखती हैं तथा नए दिन की शुरुआत करने से पहले आशा और दृढ़ संकल्प का एक शांत क्षण साझा करती है। ये चाय तो बहुत फीकी है, अच्छी नहीं बना सकती क्या? माफ कीजिए भैया, अगली वाली ज्यादा अच्छी होगी। बैठिए, मैं बनाती हूँ। जिंदगी भी इसी गट्ठर जैसी भारी लगती है, लेकिन अब रुक नहीं सकती। बेचारी लड़की इतनी छोटी उम्र में काम कर रही हो। माँ बाप कहाँ है? पापा गुजर गए, बस जीने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन मैं टीचर बनूंगी और अपने जैसे बच्चों की मदद करूंगी, चाहे जो हो जाए। लो दीदी, पानी पियो। तुम दोनों ने आज बहुत मेहनत की। मेहनत तो की, लेकिन कितना कमा पाए? सिर्फ आज रात के खाने के लिए। पर एक दिन हम ऐसा नहीं जिएंगे। हमारा बड़ा सा घर होगा जिसमें असली खिड़कियां और बगीचा होगा, और मेरी अपनी क्लासरूम होगी, हंसते बच्चों से भरी। बनेगी मीरा, और जब बनेगी हमें भी सिखाना, सपने देखना। हम तुझे वहां पहुंचाएंगे, चाहे जो हो। शांत गांव पर रात छा गई है। मिट्टी के ईंटों से बने घर लालटेन की रोशनी में मंद मंद चमक रहे हैं और ऊपर तारे बहनों की अनकही उम्मीदों से झिलमिला रहे हैं। अपने छोटे से घर के अंदर आन्या, रिया और मीरा रोटी और दलिया का अपना मामूली खाना खत्म करके ठंडी जमीन पर पालथी मारकर बैठी हैं। रात की हवा भारी लग रही है, मानो उससे पता हो कि आगे क्या होने वाला है। शांति के इस दुर्लभ क्षण में तीनों फिर से अपने सपनों के बारे में फुसफुसाती हैं। बड़ा घर, कक्षा, बगीचा। जब तक अचानक एक जोरदार दस्तक सन्नाटे को तोड़ देती है। लकड़ी का दरवाजा खड़खड़ाता है, जिससे वे सभी चौंक जाते हैं। तुम्हारा कर्ज बहुत दिनों से बाकी है। अगर कल तक पैसे नहीं दिए तो ये घर ले लूंगा। उसके शब्द पूरे कमरे में चाकू की तरह चुभ रहे थे। बहनें उसे घूर रही थीं, उनके दिल धड़क रहे थे। उनकी माँ के होंठ कांप रहे थे और वह चुपचाप हाथ जोड़कर विनती कर रही थी। कृपया थोड़ा और समय दे दो, हम कोशिश कर रहे हैं। लड़कियां इतनी मेहनत कर रही हैं। मुझे इससे कोई मतलब नहीं, कल तक नहीं तो सबको निकाल दूंगा। यह कहते हुए वह मुड़ता है और अंधेरे में तेजी से चला जाता है। उसके कदम धीमे पड़ जाते हैं, लेकिन उसकी धमकी उनके दिमाग में गूंजती रहती है। सन्नाटा फिर से छा जाता है, लेकिन अब ठंड ज्यादा महसूस होती है। माँ जमीन पर गिर पड़ती है, उसकी सिलाई भूल जाती है। बहनें एक दूसरे को देखती है। उनकी आंखों में डर तो है, लेकिन साथ ही कुछ और भी है, विरोध की चिंगारी। ये सही नहीं है, हम कोई रास्ता निकालेंगे, हम सब कुछ नहीं खोएंगे। आज रात तो है हमारे पास, सोचते हैं, लड़ेंगे। तीनों बहनें तारों के नीचे सिमट कर बैठी हैं। उनका डर धीरे धीरे दृढ़ निश्चय में बदल रहा है। उनके ऊपर हल्की गड़गड़ाहट गूंज रही है, मानो आसमान को भी पता हो तूफान आने वाला है। लेकिन उनकी लड़ाई भी जारी है। छोटी से कमरे में लालटेन टिमटिमा रही है। बहनें पास पास बैठी हैं। उनकी माँ कोने में चिंता से थकी हुई सो रही है। बाहर रात और ठंडी होती जा रही है,
लेकिन अंदर उनकी आंखों में एक शांत आग जल रही है। साहूकार की धमकी अब भी उनके कानों में गूंज रही है, लेकिन अब वे जल्दी जल्दी फुसफुसाते हुए एक दूसरे का हाथ थामे निराशा और उम्मीद से एक योजना बुन रही हैं। हम ऐसे नहीं बैठ सकते। मुझे पता है चाय की दुकान वाला रात में पैसे तिजोरी में रखता है। अगर मैं देर तक रुककर सफाई करूं तो शायद वो कल मुझे एडवांस दे दे। रिया अपना सिर हिलाती है, होंठ काटती है, जानती है कि इतना काफी नहीं होगा। लकड़ी ढोने से उसके हाथ अभी भी कच्चे हैं और वह अपनी बात कहते हुए मुट्ठियां भींच लेती है। वो दे भी दे तो भी सब नहीं होगा, लेकिन अगले गांव में एक व्यापारी है। वो सुबह लकड़ी के ज्यादा पैसे देता है। मैं रात में काट कर उसे बेच दूंगी। मीरा, जो अब तक चुप थी, अचानक ऊपर देखती है। उसकी आंखों में एक विचार चमकता है, छोटा सा मगर शक्तिशाली। मैं मास्टर जी के घर जा सकती हूँ। वो कभी कभी मुझे पुरानी किताबें बेचने के लिए दे देते हैं। शायद आज रात वो मदद कर दे अगर मैं वजह बता दूं। अनन्या अपनी छोटी बहन को देखती है और गर्व से भर जाती है। यहाँ तक कि सबसे छोटी बहन भी लड़ने को तैयार है। तो तय हुआ, हम सब अपना अपना काम करेंगे। ये रात हमारी है, कल ये घर हम नहीं खोएंगे। वे रात में बाहर निकलने से पहले एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए, अपने सिर एक दूसरे से मिलाते हुए आखिरी शब्द फुसफुसाते हैं। एक बाजार की ओर, दूसरी जंगल की ओर और सबसे छोटी स्कूल मास्टर के घर की ओर। उनकी माँ नींद में करवटें बदलती है, उनके नाम बुदबुदाती है, मानो वह अपनी बेटियों द्वारा चुनी गई लड़ाई को महसूस कर रही हो। ऊपर तारे अब और भी चमकते हैं, मानो उनका उत्साह बढ़ा रहे हो। शांत गांव सो रहा है, उन तीन बहनों से बेखबर जो हार मानने को तैयार नहीं है। चाय की दुकान बंद होने के बाद भी आन्या वही रुकी रहती है। काउंटर साफ करती है और धूल भरा फर्श साफ करती है। उसकी पीठ में दर्द है, लेकिन उसका दृढ़ संकल्प उसके दर्द से ज्यादा मजबूत है। दुकान का मालिक पास ही खड़ा अपने सिक्के गिन रहा है और उसे शक की निगाहों से देख रहा है। भैया, आप जानते हो मैं कितनी मेहनत करती हूँ, बस थोड़ा एडवांस दे दो, कल मैं दुगनी मेहनत करूंगी। ठीक है, लेकिन अगली हफ्ते की मजदूरी में से काट लूंगा। वह काउंटर पर कुछ मुड़े हुए नोट फेंकता है। आन्या उन्हें कसकर पकड़ लेती है और धीरे से शुक्रिया कहकर रात में बाहर निकल जाती है। रिया एक दरांती और रस्सी का गट्ठर लिए अंधेरे जंगल में धीरे धीरे आगे बढ़ती है। पेड़ काली परछाइयों की तरह मंडरा रहे हैं और जंगल अनदेखे जीवों से गूंज रहा है। वह अपनी बाहों पर लगी खरोंचों और रीढ़ की हड्डी में रेंगते डर को नजरअंदाज करते हुए तेजी से काटती है। सोच मत, बस काटती रह। माँ को हमारी जरूरत है, मीरा को हमारी जरूरत है। इस बीच नन्ही मीरा स्कूल मास्टर जी के गेट पर अपनी पुरानी नोटबुक सीने से लगाए खड़ी है। हिम्मत जुटाकर वह धीरे से दस्तक देती है। अंदर रोशनी आती है और मास्टर जी का थका हुआ दयालु चेहरा दरवाजे पर दिखाई देता है। मीरा, इतनी रात को क्या हुआ बेटा? मास्टर जी, मुझे मदद चाहिए। हमारा घर चला जाएगा। क्या आपके पास कोई किताबें हैं जिन्हें मैं बेच सकूं? मास्टर जी उसे कुछ देर तक देखते हैं, फिर चुपचाप पीछे हट जाते हैं और किताबों का एक छोटा सा ढेर और कुछ रुपए लेकर बाहर आते हैं। एक हल्की सी मुस्कान के साथ वे उसे दे देते हैं। ये लो बेटा, और याद रखना, तुम किताबें बेचने से बड़ी हो। मीरा की आंखें भर आती हैं, लेकिन वह उसे धन्यवाद देती है और जल्दी से रात में वापस चली जाती है। जैसे जैसे दोनों बहनें अपनी अपनी छोटी छोटी कमाई और रात की चोटों के निशान लिए घर लौट रही हैं, क्षितिज पर एक हल्की सी रोशनी दिखाई देने लगी है। भोर आ रही है और साथ ही उम्मीद की एक किरण भी। साथ मिलकर उन्होंने अंधेरे से लड़ाई लड़ी है, साथ मिलकर वे आगे भी लड़ती रहेंगी। सुबह की पहली किरणें गांव की संकरी गलियों में रेंग रही हैं। आसमान सुनहरे और हल्के नीले रंग से रंगा हुआ है। थकी हुई लेकिन दृढ़ निश्चयी बहनें एक एक करके घर पहुंचती है। आन्या अपने मुड़े हुए नोट पकड़े, रिया अपनी लकड़ियों का गट्ठर लिए
और मीरा मास्टर जी से मिली किताबें और सिक्के लिए। उनकी माँ दरवाजे के बाहर इंतजार कर रही है। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। दरवाजे पर सख्त साहूकार खड़ा है, हाथ जोड़े, आंखें ठंडी और अधीर। पैसे है या नहीं? मेरा समय बहुत कीमती है। कुछ है हमारे पास, ज्यादा नहीं, लेकिन पूरी रात की कमाई है। वह नोट आगे बढ़ाती है। रिया लकड़ी जमीन पर रख देती है और उसे भी आगे बढ़ाती है। मीरा शर्माते हुए सिक्के और किताबें लेकर आगे बढ़ती है। ये इससे क्या होगा? तुम्हारे बाप का कर्ज चुकाओगी इससे? जैसे ही निराशा उन्हें कुचलने की धमकी देती है, भीड़ में से एक जानी पहचानी आवाज आती है। यह मास्टर जी हैं, जो एक उद्देश्यपूर्ण भाव के साथ तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे हैं। बस करो, इन लड़कियों ने बहुत कुछ दे दिया है और आज से इनके बाप का कर्ज खत्म। अब इन्हें तंग नहीं करोगे। वह अपना पैसों का थैला निकालता है और साहूकार को दे देता है, जो भौहें चढ़ाता है, लेकिन उसे ले लेता है और जाने से पहले धीरे से कुछ बुदबुदाता है। आपने हमारे लिए ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम्हारी बेटी एक दिन दुनिया बदल देगी और कोई उसके रास्ते में नहीं आ सकता। भैया, आप जानते हो मैं कितनी मेहनत करती हूँ। बस थोड़ा एडवांस दे दो, कल मैं दुगनी मेहनत करूँगी। मेरी तरह चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, उनकी आशा जीवित रहे, क्योंकि एक साथ वे अजय थे। मेरी तरह